गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हमारी जो क्लास चल रही है अध्याय 8, इस चैप्टर के अंतर्गत हम वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के लिए चाल और बेग अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय से पहले हम द्रव्यमान, भार और घनत्व समाप्त कर चुके हैं, जो कि अध्याय 7 था। अभी हम अध्याय 8 पर पढ़ रहे हैं। अध्याय 8 में हमने कल से शुरुआत किया था। उसमें चाल और बेग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां थे, जो भी महत्वपूर्ण टर्म थे, उनको पढ़ाया गया। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या आईटीआई स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से, गवर्नमेंट जॉब के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चाल एवं बेग में अंतर क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम कल आपको चाल की भी परिभाषा बताए थे, बेग की भी परिभाषा बताए थे, दूरी की भी परिभाषा बताए थे और विस्थापन की भी परिभाषा बताए थे। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि जैसे दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, तो हम पहचानेंगे कैसे, ये हमने आपको क्लियर कट बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा पिछला वीडियो उसमें देख सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आज हम चाल एवं बेग में अंतर देखते हैं, और चाल एवं बेग में अंतर आप अपने आप से भी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने चाल एवं बेग की परिभाषा पढ़ी है तो ये अंतर भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि चाल, एक वस्तु की जगह बदलने की दर जो है चाल होती है। मतलब एक वस्तु कोई है, यहाँ से उठ करके मान लीजिए कि वो किसी अन्य पॉइंट तक, बी पॉइंट तक चली गई, तो उसने टोटल जो है दूरी जितना तय किया होगा और जितना समय लगा है, तो टोटल दूरी तय करने में जो उसको समय लगा है उसको हम चाल बोलते हैं। मतलब जगह बदलने की दर को चाल कहते हैं। बेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। अब देखिए, दूरी और विस्थापन में बहुत ही अंतर है। अगर कोई भी वस्तु ए पॉइंट से, ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है, तो हो सकता है कि वो अन्य पाथ से, मतलब सीधे न जा करके पहले जो है किसी अन्य दिशा में मुड़ी हो, फिर अन्य दिशा में मुड़ी हो। तो ये जो टोटल दूरी होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसकी कुल यात्रा की जो लंबाई होता है वो दूरी कहलाता है। जबकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो सीधी रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं। कल भी मैंने समझा था कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर कोई वस्तु यहाँ से पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर यहाँ पे पॉइंट बी पे आ गई, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दूरी दिया है 5, ये भी दिया है आपका मान लीजिए कि 8 दे दिया है, और ये आपका मान लीजिए कि 3 दिया है, और ये आपका 7 दिया है, और ये आपका 2 दिया है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए ये कुल यात्रा कितनी तय कर रही है? तो 5 ये, 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, 3 23, 2 24, टोटल दूरी कितनी होगी? 24। लेकिन अगर इसका विस्थापन देखा जाए तो ए से बी तक जो सीधी रेखा होगी वही इसका विस्थापन कहा जाएगा। तो विस्थापन कितना हो गया? 8 ये और 7 ये। विस्थापन कितना हो गया? केवल 15। तो वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? चाल में दिशा सूचित नहीं की जाती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि चाल जो है अदिश राशि है। इसका मतलब यह है कि चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट ये है कि चाल में दिशा सूचित नहीं की जाती है। इसमें क्या है? बेग में, इसमें बेग जो है, बेग की मात्रा, मतलब उसका जो परिमाण है वो भी व्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ दिशा भी व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर ये बोला जाए कि एक ट्रेन है, उसकी जो है बेग, उसका बेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसका परिमाण हो गया, ये इतनी उसकी जो है परिमाण है। और किस दिशा में जा रही है? मान लीजिए कि उत्तर दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, तो दोनों को जो है व्यक्त करना पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को। ये क्या कहलाता है? बेग कहलाता है। और बेग में जो है दोनों व्यक्त किया जाता है, क्योंकि बेग जो है सदिश राशि है। बेग होता है कि अब विस्थापन परिवर्तन की दर को हम बेग कहते हैं। ये हमारा सूत्र बन जाता है। अब आगे एक चीज और होती है, बेग वृद्धि। बेग वृद्धि का मतलब क्या होता है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम देते हैं त्वरण। इसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। अब देखिए, बेग परिवर्तन की दर को बेग वृद्धि कहते हैं। जैसा कि नाम है कि बेग में वृद्धि होना, समय के साथ साथ यही बेग वृद्धि होता है, और इसी को हम त्वरण भी बोलते हैं।
तो वेग परिवर्तन की दर को वेग वृद्धि कहते हैं। अब वेग वृद्धि को अंग्रेजी के अक्षर ए से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो सूत्र बनता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है और उसमें समय का कितने भाग है, तो समय का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है किसी समय पे, मान लीजिए t बराबर 4 सेकंड पे, t बराबर 4 सेकंड पे उसका वेग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और t बराबर 5 सेकंड पे इसका वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा जा रहा है कि त्वरण क्या है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे? देखिए, त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो 30 में से 20 को घटाएंगे और ये आपका समय कितना लगा है 20 से 30 होने में। ये जो वेग है, वेग को 20 से 30 होने में समय कितना लगा है? 4 सेकंड पे तो वेग 20 था और 5वें सेकंड पे 30 हो जाएगा, मतलब एक समय 5 माइनस 4, 1 सेकंड लग गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये था और ये 1 सेकंड। तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? पांच बटा 18 का गुणा कर देंगे। तो 5 बटा 18 का गुणा कर देंगे ऊपर 10 में, तो 10 गुणे 5 बटे में 18, तो ये क्या हो जाएगा? 15 बटे में 18। तो इसको कटाएंगे तो 5 3 15, सॉरी 3 5 15 और 3 6 18। इसको भाग दे देंगे तो जो भी आएगा 5 बटे 6 वो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण निकालने का सूत्र ही यही होता है कि वेग परिवर्तन, और ये जो वेग परिवर्तन हुआ है कितने समय अंतराल में हुआ है। तो 20 से 30 का वेग हो जा रहा है और ये समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड का लग रहा है, क्योंकि 4 सेकंड, चौथे सेकंड पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा वेग था और 5वें सेकंड पे कितना हो जा रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लग गया? 1 सेकंड का लग गया और परिवर्तन कितना हुआ है वेग का? केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा का हुआ है। तो इसी से हम निकाल लेंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में 1 सेकंड। तो ये जो ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा था इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और नीचे सेकंड था ही, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसी में है कि गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या है कि गति का समीकरण क्यों लिखा जाता है? गति का समीकरण इसीलिए लिखा जाता है कि अगर कोई वस्तु है उसके में गति है, तो अगर उसका प्रारंभिक वेग मालूम है, उसका अंतिम वेग मालूम है, उसका त्वरण मालूम है और समय मालूम है, तो उसमें 3 गति के समीकरण बताए गए हैं। इनसे अगर मान लीजिए 2 कोई दिया रहेगा तो तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गति का पहला समीकरण क्या है? एक चीज और है, वेग वृद्धि में आपको ये जो है अंग्रेजी के 6 7 2 4 6 अक्षर है, ये किसी खास जो है शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को हम अक्षर यू से प्रदर्शित करेंगे और किसी भी वस्तु के अंतिम वेग को हम अक्षर वी से प्रदर्शित करेंगे और जो दूरी होगा उसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे और समय को टी से, और एक्सेलरेशन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से। और एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है? डी एक्सेलरेशन, मतलब मंदन, या जिसको हम गतिरोध बोलते हैं, उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो गति के 3 समीकरण इन्हीं पे बनाए जाएंगे। तो पहला जो गति का समीकरण है वो आपको v बराबर u प्लस एटी होता है, मतलब अंतिम वेग। v क्या बता रहा है? अंतिम वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस आपका जो है ये त्वरण है और समय है। जैसे कि इस वाले से आपको हम उदाहरण बताते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है और ये एक कोई वस्तु है, उसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया गया है फ्री,
तो छोड़ दिया गया, तो पूछा जा रहा है कि 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। तो एक बात ये तो कंफर्म होती है कि अगर हम किसी वस्तु को ऐसे पकड़ करके छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब शुरुआत में इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। क्योंकि जब हम समय को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जब से हम समय इसका देखना शुरू कर रहे हैं, तो उस समय तक ये पेन जो है रुका हुआ है, कोई गति नहीं थी, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो u के जगह पे क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। और समय आपका दिया ही है कि t बराबर 5 सेकेंड। और ये जो वस्तु गिर रही है नीचे की तरफ, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे त्वरण कौन सा काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो a के जगह पे क्या रख देंगे, g रख देंगे। और g का मान हमें पता होता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को करते हैं कि अगर पूछा गया है कि इस वस्तु को यहाँ पे गिराया गया है तो 5 सेकंड बाद इसका जो है वेग क्या होगा, तो v बराबर u की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग मतलब u क्या था, इसका 0 था। और त्वरण a की जगह पे क्या रख देंगे, g रख देंगे। और समय का मान दिया ये, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, g का मान कितना हम देख सकते हैं, 10, और ये क्या है, 5 है। तो 10 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 50। तो स्पीड क्या आ गई, मतलब वेग क्या आ गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो किसी वस्तु को अगर हम ऊपर से छोड़ देंगे तो 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो गति का दूसरा समीकरण है, इसका क्या मतलब है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति के दूसरे समीकरण का खास तौर पर उपयोग तब होता है जब दूरी निकालना होता है कि वो कितनी दूरी तय किया है। तो इसमें अगर हम यही पहले वाला जो उदाहरण से हम समझाए थे आपको कि एक कोई वस्तु है, उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो 5 सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो देखिए इसमें क्या है, इसका प्रारंभिक वेग तो 0 है क्योंकि ये वस्तु पकड़ी गई थी, तो इस समय इसका कोई वेग था नहीं। जब से हमने समय देखना शुरू किया है, इसका मतलब कि t जब समय 0 था तो उस समय इसका वेग भी 0 था, प्रारंभिक वेग 0 था। अंतिम वेग इसका क्या होने वाला है उस समय नहीं मतलब है, हमें बस ये पूछा जा रहा है जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो 5 सेकंड में कितनी दूरी जो है गिरा होगा। तो हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, दूरी का मान निकालना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut। अब प्रारंभिक वेग 0 है तो उसमें अगर समय कुछ भी हो, अगर 5 का गुणा कर भी देते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस हाफ। एक जगह पे क्या रखेंगे, g रखेंगे, क्योंकि ये जो वस्तु है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। तो त्वरण कौन सा काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, g, और g का मान कितना होता है, 10 होता है लगभग, और t का स्क्वायर करना होता है। तो t कितना है, 5 सेकंड बाद पूछा जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से इसी को हम हल कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जिस वस्तु को मुक्ता गया था 5 सेकंड में कितने ऊंचाई तक, मतलब कितना गिर चुका है। तो ये 2 5 10, अब 25 से 5 का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, 125। तो ये पता चल गया कि वो 125 मीटर की ऊंचाई तक गिर जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी हो गई 125 मीटर हो गई। तो हमने गति के पहले समीकरण को भी आपको उदाहरण से समझाया, दूसरे समीकरण को भी उदाहरण से समझाया। पहले समीकरण में हमने आपको बता दिया है कि आपको जैसे इसमें एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चार वेरिएबल दिए गए हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो बदल रहा है, इसमें से अगर 3 का मान दिया रहेगा और एक कोई आपसे पूछेगा, तो जैसे कि इससे पहले जो हमने उदाहरण बताया था उसमें आपको प्रारंभिक वेग आपको समझना पड़ता है। आपको दिया तो नहीं गया था प्रश्न में, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड बात होती है कि किसी भी वस्तु को हम मुक्त अवस्था से छोड़ते हैं तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो प्रारंभिक वेग दिया था, एक जगह पे हमें क्या लेना था, गुरुत्वीय त्वरण लेना था, क्योंकि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वस्तु किस त्वरण के अधीन गिर रही है, और समय आपको दिया ही गया था। तो इससे हम क्या अंतिम वेग निकाल सकते थे। दूसरा भी उदाहरण हमने आपको गति का दूसरा जो समीकरण है, आपकी परीक्षाओं में इन्हीं समीकरण से 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और जो मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, इस तरह के उदाहरण आपको किताबों में मिलेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहिए। और तीसरा जो समीकरण है, ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, जहां पे v का मतलब क्या है, अंतिम वेग है, और u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a का मतलब क्या है, त्वरण है। तो ये त्वरण आपको दिया रहेगा, या हो सकता है कि वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रही है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको क्या होता है, याद होता है। और s का मतलब क्या है, दूरी दिया होगा,
अब अगर इसमें पूछ लिया जाता कि कोई भी वस्तु ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ी जा रही है और 125 मीटर जब वो गिर जाती है तो उस समय उसका वेग क्या होगा, या ये बोला जाए कि कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है 125 मीटर गिरने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो ये देखिए हमारे पास हम ये मानेंगे कि जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त अवस्था से छोड़ी जा रही है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यू की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अंतिम वेग पूछा जा रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा, जबकि दूरी दे दिया है कि 125 मीटर गिरने के बाद उसका वेग बताइए, तो एस की जगह पे क्या रखेंगे, 125 रख देंगे। तो ये आपका दे दिया गया था और पूछा जा रहा है कि 125 मीटर जब ये गिर जा रही है इसका वेग बता दीजिए। तो भी स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब अंतिम वेग निकालना है, हमें तो भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है इसमें भी स्क्वायर होता है, तो जब हम निकाल लेंगे तो उसका वर्गमूल कर देंगे तो भी निकल जाएगा। यू का मतलब क्या है, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करिए या कुछ भी करिए 0 ही होगा। +2 ए का मान क्या लेंगे, ए की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के आधीन वस्तु गिर रही है, इसकी जगह पे क्या रख देंगे 10, और एस का मान कितना हो जाएगा 125। तो ये आपका भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 गुणा के 250, 25 गुणा के 50, 200 और एक 0 ये 2500। तो भी का मान कितना हो जाएगा, कणी में 2500, और कणी में 2500 का मान क्या होता है 50। तो भी का मान क्या आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु अगर मुक्त अवस्था से गिराई जाए और 125 मीटर गिरने के बाद उसका वेग क्या होगा, जब वो 125 मीटर गिर चुकी होगी तो उसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो तीनों समीकरण का हमने आपको उदाहरण दे करके समझा दिया है। इस समीकरण को ऐसे ही आपको याद रख लेना है। और ये तो आपका तब था जब हम त्वरण की बात कर रहे थे। त्वरण का मतलब क्या होता है कि वो स्पीड को बढ़ाता है, वेग को बढ़ाता है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, मंदन जिसको हम ब्रेक बोलते हैं। जैसे अगर आप बाइक आप चला रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और आपको वेग कम करना तो ब्रेक लगाते हैं। जो ब्रेक लगाते हैं वो क्या होता है, मंदन होता है, जो आपकी स्पीड को क्या करता है हर सेकंड के बाद कम करता जाता है। और जब आपको बाइक की स्पीड बढ़ानी होती है तो उसका एक्सीलरेट करते हैं, मतलब उसका एक्सीलरेटर लेते हैं, तो वो क्या करता है आपकी स्पीड को बढ़ाता है, मतलब वेग को बढ़ाता है। तो मंदन में क्या हो जाएगा, जहां जहां पे ये प्लस था, ए का मान हमने क्या लिया था, ये त्वरण था, ये पॉजिटिव था, मतलब धनात्मक त्वरण था क्योंकि स्पीड बढ़ा रहा था। अब ये सारे जगह पे ए को हम जब माइनस ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ए माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ए माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ पे आएगा, जहां जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा। तो गति के समीकरण कब, जब उसमें गतिरोध काम कर रहा है, जब उसमें ब्रेक लगाया गया है। तो v बराबर u माइनस एटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आपको प्रारंभिक वेग किसी ट्रेन का दिया गया है और उसमें आपको ब्रेक कितना लगाया जा रहा है ये भी दे दिया है, तो एक जगह पे क्या रखेंगे, वो ब्रेक मंदन रखेंगे, और t का मान लीजिए दे दिया गया है। तो इससे आपको जो है गति का समीकरण तब क्या बन जाएगा, v बराबर u माइनस एटी, और सेकंड क्या बन जाएगा, s बराबर ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस पे जो मंदन लगाया जाता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लगाया जाता है। कितने का लगाया जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो पूछा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है कितने समय के बाद रुक जाएगी। तो हमें देखिए प्रारंभिक वेग दे दिया गया है ट्रेन का, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रेन का जो प्रारंभिक वेग है कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसमें जो मंदन लगाया जा रहा है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का लगाया जा रहा है। तो ट्रेन कितने समय के बाद रुक जाएगी। तो इसका मतलब कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई रुकने का मतलब क्या है कि वेग उसका क्या हो गया, 0 हो गया है। तो हमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग हमें पता चल गया है अपने कॉमन सेंस से, और हमें मंदन का मान भी दिया है, तो हम समय निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 72 में अगर हम 5/18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 गुना की 36, 18 3 54, 18 तो 72, और ये 5 चौको 20। स्पीड क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसका प्रारंभिक वेग, इसका ट्रेन का जो प्रारंभिक वेग था 72 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए या 20 मीटर प्रति सेकंड कहिए, दोनों बात एक ही है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो हम उसको 1000 मीटर भी तो बोल सकते हैं। वही बात है कि ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोलिए या 20 मीटर प्रति सेकंड बोलिए, तो उसका प्रारंभिक वेग हम कितना मान लेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड मानेंगे। क्या ये दिया है। अब आप ये पहला समीकरण अप्लाई करेंगे, तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u माइनस एटी। अब देखिए v का मान आप क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। u का मान कितना है, 20 है, माइनस a का मान कितना है, 5 है, और समय आपको निकालना है। तो ये आपका क्या आ गया, -5t। -5t को इधर लेते आएंगे तो +5t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t, इधर क्या आ गया 20। अब t बराबर क्या हो जाएगा, 20/5, और 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, t बराबर 4 आ गया। और t से हम क्या प्रदर्शित करते हैं, समय को, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसका मतलब कि समय कितना आ गया, 4 सेकेंड। तो जिस ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर उससे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का ब्रेक लगा दिया जाए तो वो रुकने में कितना समय लेगी, 4 सेकंड का। तो इस उदाहरण को आप ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके से आपके सामने दूसरा भी उदाहरण है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको u के जगह पे क्या भरना होगा, v के जगह पे क्या भरना होगा, a के जगह पे क्या रखना होगा, और t के जगह पे क्या रखना होगा। सेकंड वाला जो उदाहरण आपका जो समीकरण है, s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a। अब आपके सामने एक प्रश्न दिया गया कि एक कार सीधी रेखा में 168 मीटर की दूरी 21 सेकंड में तय करती है, तो कार का वेग क्या होगा। तो ये मैं आपको मिटा देता हूं समझाने के लिए। अगला जो उदाहरण हमने लिया है, एक कार है एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने का मतलब उसका दिशा दे दिया कि सीधी रेखा में 168 मीटर की दूरी 21 सेकंड में तय करती है। तो वेग बराबर होता क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। और एक बात बताइए, कोई भी वस्तु अगर गति करेगी और एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगी, तो अगर वो सीधी रेखा में जाएगी तो जो उसके द्वारा दूरी होगी वो विस्थापन ही तो होगा। जैसे ये A है, ये B है, और जो ट्रेन है या कार है यहां से सीधे एकदम यहां तक आई है, और ये दूरी कितनी तय की है, 168 मीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है, 168। मतलब A से B तक की जो दूरी है 168 मीटर का है, और विस्थापन भी कितना है, 168 मीटर का ही है। और यहां से यहां तक आने में कार को समय कितना लगा है, 21 सेकंड का समय लगा है, 21 सेकंड का। तो इस कार का वेग पूछा जा रहा है, वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन बटे में समय। तो v बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना है, 168 मीटर है, और समय कितना है, 21 है सेकंड है। तो अब 168 में 21 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 गुना के 16, मतलब 21 से अगर कटाएंगे 168 को तो 8 बार में कट जाएगा। तो v बराबर क्या आ गया, 8, और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इस कार का जो है वेग कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर कार का वेग मीटर प्रति सेकंड में दिया है और आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो जो भी उत्तर आएगा आपका सही होगा। दूसरा जो उदाहरण है, एक रेल 2.5 घंटे में 2 स्टेशनों के बीच 168 किलोमीटर की दूरी तय करती है, रेल के चलने का औसत वेग ज्ञात करें। तो ये भी सवाल है, अगर रेल चल रही है तो रेल तो सीधी दिशा में जाती है, इसका मतलब कि उसकी जो दूरी होगी वही क्या होगा, विस्थापन होगा। और रेल जो है 168 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो उसका पूछा जा रहा है कि औसत वेग क्या है। तो औसत वेग के लिए सूत्र क्या बनता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, तो जो आपके सामने ये अगला उदाहरण है, तो औसत वेग के लिए सूत्र क्या बनता है, औसत वेग
बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो ट्रेन जो है ए से बी तक आ गई है और ये एकदम सीधी आई है, तो ये दूरी कितना हुआ है, 168 मीटर की दूरी आई है, किलोमीटर की दूरी। और ये समय कितना लगा है, 2 सही 1/2 घंटा, मतलब क्या हो गया, 2.5 घंटा लगा है। तो औसत वेग पूछा जा रहा है, तो ए से बी तक कुल दूरी कितनी होगी, 168। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा, औसत वेग बराबर हो जाएगा 168 और बचे में समय कितना है, 2.5। ठीक है, अब इसी को हल कर लेना होगा। तो इसको अगर हल करेंगे तो 2.5 को 2 गुना के 4 1 5, 5/2 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5/2। अब इसको कटाएंगे तो 5 3 15, 1 हो जाएगा, बच जाएगा 18 हो जाएगा, 5 3 15, 3 बच जाएगा और 5 6 30 कट गया। अब 33 हम 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 दुना के 12 को 2, 80 3 दुना के 6 1 7 और 3 गुना के 6, तो क्या आ जाएगा, 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का औसत वेग कितना आ गया, 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम गति के समीकरणों को यूज करते हैं और वेग और चाल निकालने के लिए इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना होगा। देखने के लिए धन्यवाद।